कप्तान इस बार बहुत एनिमेटेड दिख रहे हैं। आमतौर पर कैप्टन कूल कहते थे खड़े हैं और सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन इस बार भाग के इसके पास, भाग के उसके पास, जीते तो इसको उठा लिया। ये चेंजेस कहां से आ गए उनमें? डिसीजंस ले रहे हैं तो वो कूल है, वो काम है। जैसे कि आपने लास्ट मैच में भी देखा कि शुरू में इतने रन जा रहे थे मगर वो काम थे। वो सोच रहे थे कि मैं कैसा गेम का जो पेस चालू था वो कैसा स्लो डाउन कर सकता हूं, क्योंकि कप्तानी वही होती है कि जो ऑपोजिशन कर रही है उसके एग्जैक्टली आप उल्टा करो। बिल्कुल। तो उन्होंने गेम को बहुत अच्छा कंट्रोल किया, मगर जहां पे एडवाइस देना है या किसी का अच्छा परफॉर्मेंस अप्रिशिएट करना है वहां पे वो इनिशिएटिव ले रहे हैं, वो दिखा रहे हैं और वो हमेशा कर रहे थे। आई थिंक मे बी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है अभी, कैमरा ज्यादा साथ साथ चलते हैं। हाँ, वो हमेशा करते आ रहे हैं और उनकी वो स्ट्रेंथ रही है कि वो एक कामनेस। मेरे साथ भी हमेशा हुआ है ऐसे। नहीं, जब आपके साथ वो खेलते थे तब आपके पास भी आते थे? बिल्कुल, हमारी बात होती थी। मैं हमेशा सोचता हूं कि अगर प्लेयर अपनी राय दे कप्तान को कि मुझे लगता है कि गेम में इस समय ये करना चाहिए हमें जी, तो वो बाद में कप्तान डिसीजन लेता है। मगर अगर कप्तान को एक 6-7 अलग अलग ऑप्शंस मिल जाते हैं तो वो टीम को फायदेमंद रहता है। फिलहाल टीवी पर जो मैं देखता हूं उसमें तो आशीष नेहरा ही मुझे लगते हैं कि वो बार बार कप्तान के पास जाते हैं और जब वो चीज हो जाती है कप्तान आशीष नेहरा को सबसे पहले उठाते हैं। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं। क्या ये वो विकेट होगी जो पहले के मुकाबलों में दिखी है जहां पर ढेरों रन बने हैं, या फिर ये वो विकेट होगी जहां पर भारत पूरी टूर्नामेंट में खेला है, उस तरह की होगी? नहीं, मुझे लगता नहीं है कि वानखेड़े स्टेडियम उतनी स्लो विकेट बन सकती है जैसे नागपुर में बनी। वैसे मुझे लगता नहीं है वैसे होगा यहाँ पे। ये विकेट पे थोड़ा अगर टर्न भी हो तो अच्छे बाउंस के साथ रहेगा। तो अगर आप बॉल जहाँ पिच होते वो लेंथ तक आप पहुँच जाते हो तो वहाँ से बल्ले के स्वीट स्पॉट में लग सकती है। मगर नागपुर या बेंगलुरु में ऐसा नज़र आया कि ना वहाँ तक पहुँचते भी बहुत बार बल्ले के नीचे वाले हाफ में लग रहा था बॉल, तो जो अगर ठीक कनेक्शन नहीं हुआ तो क्लियर नहीं कर जाएगा। मगर वानखेड़े पे बॉल का बाउंस रहता है हमेशा, तो बल्ले के बीच में लगता है और जब बल्ले के बीच में लग गया तो यहाँ से दूर जाएगा बॉल। नहीं, लेकिन हमें नुकसान तो नहीं है क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो थ्रू द लाइन खेलते हैं उनके लिए ये विकेट, और वो यहाँ पर मैच भी पहले खेल चुके हैं। नहीं, वो तो वेस्ट इंडीज को वो तो एडवांटेज है कि वो यहाँ पे ऑलरेडी एक मैच खेल चुके हैं जी। मगर वैसा देखा जाए तो हम यहाँ पे कितने साल खेल चुके हैं, हमारा तो अपना मैदान है। बिल्कुल। चलिए ठीक है, फिक्र की बात नहीं है, ढेरों रन बने और अंत में भारत जीते, बात यही है। क्योंकि चौके छक्के जो हैं अभी विराट कोहली के बल्ले से निकल रहे हैं, लेकिन बाकियों के बल्लों से भी निकले तो मजा आएगा। अगला सवाल ले लेते हैं। वेस्ट इंडीज जो इतनी शानदार क्रिकेट खेल रहा था यहां तक, आखिरी लीग मैच में अफगानिस्तान से हार गया। साइकोलॉजिकल एज भारत को? मुझे नहीं लगता कि उस मैच का इतना वो सोचे होंगे। हाँ, कोई हारना नहीं चाहता है, मगर वो आगे के मैच का ही सोचेंगे। और जिस तरह से कंसिस्टेंटली वो खेलते आ रहे हैं अच्छा क्रिकेट, उन्होंने काफ़ी लोगों को सरप्राइज किया। जिस तरह से प्रेशर को वो एब्सॉर्ब कर पा रहे हैं, उन्होंने काफ़ी लोगों को सरप्राइज किया हुआ है। और उनकी अगर बैटिंग लाइनअप भी देखी जाए तो वो काफ़ी डीप बैटिंग करते हैं। उनकी बॉलिंग में वैसे वैरायटी थोड़ी मैं कम देखता हूँ, क्योंकि ऐसे जेन्युइन क्विक बॉलर है नहीं कोई। आंद्रे रसल एक है जो थोड़ा दम लगा के डाल सकता है, थोड़ा स्किडी है। मगर ब्रेथवेट, बद्री, सुलेमान बेन, ड्वेन ब्रावो तो उनके मैं कहूँगा कि मोस्ट रिलायबल स्लॉग ओवर्स के बॉलर है। मगर जिस तरह से वो इकट्ठा रह के खेले हैं, मुझे भी मज़ा आया हुआ है देखने के लिए उनको। वेस्ट इंडियन स्टाइल ऑफ जो क्रिकेट कहते हैं, जो उनकी अलग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है, वो दिखाई दे रही है। वो जैसे एंथुजियाज्म उनका होता है कि ना सेलिब्रेशन होती है विकेट निकालने के बाद, या कोई रन आउट करता है तो क्रिस गेल का जैसे उस तरह बिल्कुल सीरियस रहना, वो अलग है सेलिब्रेशन। और वो वेस्ट इंडियंस ही कर सकते हैं। सही बात है। चलिए सेलिब्रेट तो हम ही करेंगे, वेस्ट इंडीज को हम सेलिब्रेट नहीं करने देंगे मुंबई में। अगला सवाल ले लेते हैं।
अब टीम अच्छा खेली है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस टीम का एक्स फैक्टर क्या है वेस्ट इंडीज का? वेस्ट इंडीज में काफ़ी सारे अच्छे प्लेयर्स हैं। मुझे लगता है पहले तो सैमुअल बद्री को बहुत सारे लोग ज़्यादा गिनते ही नहीं हैं बड़े बॉलर्स में, मगर आप देखो तो पिछले 2 सालों में सैमुअल बद्री T20 फॉर्मेट में वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर रह चुके हैं। बहुत सारे वर्ल्ड क्लास नेम्स हैं, उनसे भी आगे कंसिस्टेंटली रह के परफॉर्म करते रहना। आई थिंक वो अच्छे बॉलर्स हैं। IPL भी खेलते हैं। और हाँ, और क्रिस गेल के बारे में तो सभी बात करते ही हैं। मुझे लगता है मार्लन सैमुअल्स और ड्वेन ब्रावो तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर्स रहेंगे। खतरनाक खिलाड़ी हैं उनकी टीम में। अगर हम नाम ले लेके देख रहे हैं तो वाकई में मार्लन सैमुअल्स बड़े कंसिस्टेंट रहे पूरी टूर्नामेंट में। बिल्कुल, वो मुझे लगता है वो ऐसे प्लेयर है जो स्पिनर के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग करते हैं। उनके पास जो ऑप्शंस है, शॉर्ट ऑप्शंस, वो अच्छे हैं और उन्होंने पहले भी हमारे खिलाफ परफॉर्म करके दिखाया हुआ है। और ड्वेन ब्रावो भी है, वो जो स्पिन बॉलिंग को अच्छी खेल लेते हैं, अच्छी क्लियर कर लेते हैं बाउंड्री लाइन को। चलिए अगला सवाल ले लेते हैं और अगला सवाल डराने वाला है। क्रिस गेल का क्या किया जाए सचिन भाई, क्योंकि ये तो डराते हैं। भले ही इन्होंने एक बड़ी पारी खेली है वो 100, लेकिन दहशत तो बहुत है। क्रिस गेल है बहुत ज़्यादा अच्छे प्लेयर, खास करके ये फॉर्मेट में तो बहुत डेंजरस प्लेयर है। मगर हमारे प्लेयर्स भी कुछ कम नहीं है। इनका तोड़ क्या है? हमारे प्लेयरों ने काफ़ी बार उन्हें बॉलिंग कर चुके हैं और प्लानिंग भी होगी किस जगह पे शुरू में करनी है बॉलिंग, और वो अगर सेट हो जाते हैं, थोड़ी देर खड़े रह जाते हैं विकेट पे, तो फिर क्या ऑप्शंस होने चाहिए, कहाँ पे बॉल करनी चाहिए। पर क्रिस गेल ऐसे प्लेयर है कि उनका अगर दिन रहे तो फिर वो बाउंड्री लाइन को ईजी क्लियर करते हैं। उनके पास एक गॉड की गिफ्ट है कि जैसे क्लियर करने की जो एबिलिटी होती है, और वो काफ़ी समझदार प्लेयर है। वो हर बॉलर को अटैक नहीं करने देते और शुरू में तो रिस्पेक्ट देते हैं, मैंने देखा। बिल्कुल, वो अपने समय के लिए रुकते हैं और ये मैच्योरिटी के साथ ही होता है, ये एक्सपीरियंस के साथ होता है। और जिस तरह से अगर आप देखो कि क्रिस गेल बैटिंग करते हैं, एक T20 का गेम अप्रोच करते हैं, तो हर बॉल मारने की कोशिश नहीं करते। बहुत बार मैंने ऐसे देखा भी है कि वो मेडन ओवर भी खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं। और क्रिस गेल अपने रेपुटेशन पे नहीं खेल रहे। क्रिस गेल अपने दिमाग लगा के खेलते हैं कि उनका रेपुटेशन है छक्के मारना। इसका मतलब ये नहीं कि हर बॉल वो मारने की कोशिश करते। वो सिलेक्ट करते हैं, वो टारगेट करते हैं कि ये बॉलर को मैं इस ओवर को टारगेट करूंगा, फिर वो ओवर के सारे बॉल वो मारने को देखते हैं। सही बात है। तो वो प्लानिंग होती है, वो ऐसे नहीं कि जाके बल्ला घुमाते हैं। शुरू में चांस देते हैं या उन्होंने वो रिस्पेक्ट देके एलिमिनेट कर दिया? होता ही है। और अगर आशीष और बुमराह अच्छे लाइन और लेंथ पे बॉल रखे तो शुरू में आउट करने का चांस भी है, और वो सभी के साथ होता है। आप देखो साउथ अफ्रीका के मैच साउथ अफ्रीका अगेंस्ट रबाडा ने भी अच्छे लेंथ पे बॉल डाला उन्हें, और उन्होंने क्रिस गेल को बोल्ड किया पहले ओवर में। तो शुरू में हर बैट्समैन का चांस होता है आउट होने का। हो सकता है कि वो शुरू में ही क्रिस गेल जो है आउट हो जाए। अगला सवाल ले लेते हैं। आमतौर पर वेस्ट इंडीज को हम कहते हैं लंबे लंबे छक्के मारने वाले खिलाड़ी, लेकिन इस टीम की ताकत शायद एंड्रे रसल, बद्री और सुलेमान बेन की गेंदबाजी है, जो इन पिचेस पर इतनी जल्दी एडजस्ट कर गए। उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की है, ब्रावो भी करते हैं। ब्रावो तो लास्ट में आके उनके स्लोअर बॉल पे विकेट्स निकालते हैं और कंसिस्टेंटली विकेट्स निकालते हैं। आई थिंक अगर उनकी टीम देखी जाए तो मुझे लगता है डैरेन सैमी कुछ 8 नंबर पे बैटिंग करते हैं। तो बैटिंग की जो डेप्थ है वो भी अच्छी है। कार्लोस ब्रेथवेट ने आके कुछ बड़े शॉट्स खेले, और मैं जब बात करता हूँ कुछ प्लेयरों के साथ तो कहते हैं कि ये उनका अगला पोलार्ड है। अच्छा। तो वो एक बड़ा रेपुटेशन पोलार्ड का था, मगर अगर कार्लोस ब्रेथवेट को उस लीग में वो अगर डाल रहे हैं और उनके साथ कंपेयर कर रहे हैं एज फार एज बड़ी शॉटें खेलने की अगर देखें कंपैरिजन, तो ये बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और
हमें देखना चाहिए कि ये ना इन प्लेयरों से थोड़ा बच के रहना चाहिए, क्योंकि इनके साथ हम ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेले हैं, तो हमें पता नहीं है कि इनकी स्ट्रेंथ जो स्ट्राइकिंग एरिया होती है बैट्समैन की मारने की, कि ये रीजन में डाले तो वहाँ से वो अच्छा मार लेते, उतना ज़्यादा हमें शायद पता नहीं है कार्लोस ब्रेथवेट का। लेकिन इनके गेंदबाज तो स्लो वेरिएशंस का इस्तेमाल करेंगे, वो करेंगे। और अगर वापस मैं कहूँगा कि कार्लोस ब्रेथवेट उन्होंने बॉलिंग भी की है आके, और एक दो वो क्रूशल ओवर्स आके बीच में करते हैं जरूर। तो डरने की जरूरत है, डरने की जरूरत है। लेकिन अगला सवाल ले लेते हैं अभी। आईपीएल खेलने का फायदा हुआ इनको। तकरीबन ज्यादा जो बड़े खिलाड़ी हैं इनके आईपीएल में यहीं पर रहते हैं, इन कंडीशन से अच्छी तरह वाकिफ हो चुके वेस्ट इंडीज। मैं कहूँगा आईपीएल ने हमारे प्लेयरों को भी फायदा दिया है, हमारे जो यंगस्टर्स है उन्हें मौका दिया है कि वर्ल्ड के सब बड़े बड़े प्लेयरों के साथ 40-50 दिन बिताए ड्रेसिंग रूम में, उनकी सोच क्या है वो अंडरस्टैंड करे, वो किस तरह से ट्रेन करते हैं। ये बहुत कुछ हमने सीखा है, मगर उसी के साथ उन्होंने भी बहुत कुछ सीखा है इंडिया में रह के। तो पहले जो होता था कि ना इंडियन विकेट्स पे आके एडजस्ट करना पड़े उनको, अलग तरह की बैटिंग करनी पड़ेगी या अलग जगह पे बॉल डालना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उन्हें अभी ये फेमिलियर हो चुके हैं अपने कंडीशंस के साथ। तो मैं कहूँगा कि उनके लिए बिल्कुल फॉरेन कंडीशंस हो गए ऐसे नहीं होगा, उन्हें पता है क्या एक्सपेक्ट करना। वेस्ट इंडीज तो डर रहा होगा हमारे से। हाँ, इंडिया से जो मैंने पहले ही कहा था कि इंडिया एक बहुत डेंजरस टीम है। अगर टीम बैलेंस देखा जाए तो इंडिया का बैलेंस बहुत अच्छा है। हमारे पास स्पिनर्स भी है, सीम बॉलर्स भी है और ऑलराउंडर्स भी है, और विनिंग मोमेंटम भी है। ये बिल्कुल विनिंग मोमेंटम है। और हम टफ मैचेस खेल चुके हैं, टफ सिचुएशंस में हम विनर्स करके हम आगे बढ़े जा रहे हैं। तो ये कॉन्फिडेंस रहेगा, वो बहुत बहुत फायदा है। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ले लेते हैं। आपने कहा एक कदम, हम 2 कदम की बात कर लेते हैं, क्योंकि वो मेन सपना तो दिख ही रहा है ना। अगर भारत फाइनल में जाता है तो फिर भारत को हराना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपने कहा आप मुश्किल मुकाबलों से आए और अपनी होम कंडीशंस पर मोमेंटम के साथ जाएंगे। तो मैं इतना आगे जाना नहीं चाहूँगा। मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि ना एक एक स्टेप चले आगे, और पहले मुंबई के बारे में ही सोचें, उससे आगे ना जाए, क्योंकि वो बोर्डिंग कार्ड अपने आप आ जाएगा हाथ में। जब तुम ये मैच जीतोगे अपने आप तुम्हारे हाथ में बोर्डिंग कार्ड रहेगा, वो कोलकाता का रहेगा। तो पहले ही बोर्डिंग कार्ड के पीछे ना। ये तो आपने पहले ही कहा था कि 2011 फाइनल कब हुआ था? 2 अप्रैल को। और 2016 वर्ल्ड T20 का फाइनल कब है? 3 अप्रैल को। आपने मुझसे इसी तरह से सवाल पूछा था। बिल्कुल। और आपने कहा था 3 अप्रैल। कोलकाता ईडन गार्डन्स बड़ा ऐतिहासिक मैदान है और बड़ी बड़ी जीत भारत को मिली है। लेकिन टूर्नामेंट मुझे याद आता है एक हीरो कप, शायद 93। उसके अलावा बहुत बड़ी कोई टूर्नामेंट भारत ने जीती नहीं है। एक बड़ी टूर्नामेंट तो ईडन गार्डन में जीतनी भी बनती है। मैं पिछली मैच जो हम इंडिया पाकिस्तान की हुई वहाँ पे था, कोलकाता में बढ़िया एटमॉस्फेयर था, हमने सबने बहुत सेलिब्रेट किया। 93 में हम हीरो कप जीते, उसके बाद बहुत सारे मैचेस जीते कोलकाता में। टेस्ट मैच में हरा 2001 वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद हम साउथ अफ्रीका के साथ भी बहुत अच्छी टेस्ट मैच खेली, शायद हरभजन ने 5-7 मिनट रहते बिल्कुल विकेट लिया था। तो ऐसे हुआ है, मगर आई थिंक ये ICC T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी धोनी के हाथ में वहाँ पे बहुत अच्छी लगेगी, और हमारे कप्तान के हाथ में वो ट्रॉफी अच्छी लगेगी। बिल्कुल। आप लेंगे फ्लाइट ना मुंबई टू कोलकाता? हाँ, मैं कोशिश तो करूंगा वहाँ पे जाने की। नहीं, मगर दादा तो आपके बिना मैच करवाएंगे भी नहीं। नहीं, कोशिश करूंगा बिल्कुल। जब वो कप्तान थे आप उनके मेन खिलाड़ी थे, अब जब वो दूसरे कप्तान है तो अब आप उस तरह से उनके मेन खिलाड़ी हैं। नहीं, अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने बहुत मजा आया मुझे। इंडिया पाकिस्तान मैच तो वहाँ पे कुछ अलग ही लेवल पे मैच था, और जिस तरह से क्राउड ने भी सेलिब्रेट किया उसके बाद अच्छा लगा। इन चारों टीमों को आप कैसे देखते हैं? इंडिया, वेस्ट इंडीज, दूसरा सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का भी है। न्यूजीलैंड एक डार्क हॉर्स लग रहा है मुझे, क्योंकि अगर टीम कॉम्बिनेशन के बारे में बात की जाए तो उनका टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। उनके सीमर्स भी अच्छी वेरिएशन दिखा रहे हैं, और स्पिनरों ने उनके अच्छी बॉलिंग की है, बैट्समैन अग्रेसिव बैटिंग कर रहे हैं, और जिस तरह से विलियमसन ने कप्तानी के स्किल्स दिखाए हैं,
मुझे बहुत मैच्योरिटी दिखाई देती है उनमें। और सिर्फ दाढ़ी बढ़ाई है इसलिए मैच्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है, मगर जिस तरह से दिमाग यूज़ कर रहे हैं दाढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है वो। दाढ़ी से आपने मुझे भी टेंशन करा दी। मेरी दाढ़ी तो कट रही है ना, क्योंकि मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि 3 अप्रैल को कप जीतने के बाद मैंने कटवाना है। बिल्कुल। मुझे बड़ी फिक्र होगी कि सचिन तेंदुलकर को मैंने प्रॉमिस कर दिया है, वो मैं तोड़ नहीं सकता। तो अब मेरी इज्जत आप ही रखवा लीजिए, मैच जितवा दीजिए, मैं इसको कटवा दूं। जिस तरह से इंग्लैंड भी खेल सकती है, उनके पास भी काफ़ी सारे बल्लेबाज ऐसे हैं जो जिनका स्ट्राइक रेट बहुत हाई है और वो चौके छक्के मार सकते हैं एट विल। तो वो मैच अच्छा रहेगा, मगर मुझे फिर भी लगता है कि शायद न्यूजीलैंड के पास ज़्यादा बैलेंस अच्छा है। और चारों में से बेस्ट टीम कौन सी है? ये जवाब तो मुझे देने की जरूरत नहीं है, इंडिया ऑल द वे। मैं कहूँ आपको वापस ले जाऊँ ना। चलिए, एक सवाल रह गया है और ये सवाल आपकी स्क्रीन पर। अगर भारत वर्ल्ड T20 जीतता है तो एक्स फैक्टर कौन? क्योंकि जब जब भारत ने बड़ी टूर्नामेंट जीते हैं, एक खिलाड़ी जो है वो एक खिलाड़ी खड़ा होता है। और मुझे तो बल्कि 2003 वर्ल्ड कप भी याद है। आप थे, इंडिया हार गया, लेकिन वो टूर्नामेंट, वो वर्ल्ड कप सचिन तेंदुलकर के नाम पर याद रखा गया। ऐसे में अगर भारत जीतता है, वो ट्रॉफी हमारे घर में रहती है, क्या लगता है आपको कौन होगा वो खिलाड़ी? मुझे हमेशा लगता है टीम जीतती है या टीम हारती है। हमारे पास फॉर्चुनेटली नंबर 1 से नंबर 11 तक ऐसे प्लेयर हैं जो आइदर बैट से जितवा सकते हैं या बॉल से जितवा सकते हैं। तो उनमें से कोई भी प्लेयर आगे आके अच्छा परफॉर्म कर दिखाए तो सारी कंट्री हंसेगी और सारी कंट्री खुशियां मनाएगी। आई थिंक सारी कंट्री को हंसते हुए देखना और खुशियां मनाते हुए देखना सभी का ख्वाब है। जो भी हमारे 11 प्लेयर्स खेलेंगे वो यही सोच रहे होंगे कि आज मुझे कुछ खास करके दिखाना है, और उनमें से कोई भी कर दिखाए तो हमें खुशी होगी। मगर यही कहना चाहूँगा कि हमारे पास टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, और बहुत बार ऐसे होता है कि टीम में ऐसे बीच एवरेज प्लेयर्स आ जाते हैं। हमारे पास वैसे नहीं है, हमारे पास सारे ब्रिलियंट प्लेयर्स हैं। और आपने पहले दिन कहा था 1 और 1 11। बिल्कुल, क्रिकेट की रीत भी यही है कि जहां पर 11 हो वहां पर एक काम नहीं करता सामने वाला। हम जब भी टीम मीटिंग करते हैं तो कभी तू या मैं नहीं कहते, हम कहते हैं ऑलवेज जी। तो मेरे लिए वही है कि ना, इंडिविजुअल्स जब इकट्ठा आते हैं तो ताकत बढ़ती है, मगर इंडिविजुअल्स अलग अलग रास्ते पे चलते हैं तो तुम्हारी ताकत भी डिवाइड हो जाती है। तो ये मैच हम जीत रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं और प्रार्थना करता हूं भगवान से कि हमें मैंने बहुत अच्छी खबरें दी हैं क्रिकेट के मैदान से। एक हमें रीजन मिले सेलिब्रेट करने का जी। मगर कोई भी चीज़ आप ग्रांटेड नहीं ले सकते, और ये मुझे वापस दोहराने की ज़रूरत नहीं है। टीम भी जानती है, सारे मैनेजमेंट भी जानती है टीम में, कि हमें दम लगा के खेलना पड़ेगा। ये तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका सचिन। पूरा देश इंतजार कर रहा है इस मुकाबले का। मुंबई इस सपने को हकीकत में बदले और फिर हम चलें कोलकाता आपके साथ, और कोलकाता में ट्रॉफी हमारे हाथ में हो। बहुत बहुत शुक्रिया। कहा कि उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा हुआ है, बागियों ने धोखा किया है और इसके पीछे साजिश है बीजेपी और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी का नाम उन्होंने लिखा। उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगते ही कांग्रेस और बीजेपी के बीच वार पलटवार